मुश्किल इतनी बार नहीं कि एक हमला हुआ है, मुश्किल यह भी है कि उसके बाद या उससे ठीक पहले एक वीडियो जारी किया गया है आईएसआईएस की तरफ से। उसमें बाकायदा फ्रांस को धमकाया गया, जो वीडियो जारी किया गया है, और उसमें बहुत साफ तौर पे कहा गया है कि बमबारी करोगे तो शांत नहीं रहने देंगे। और इसमें यह भी इस बात का भी जिक्र है कि जिस तरीके से फ्रांस की प्रक्रिया सीरिया को लेकर है, उसमें हालत यह हो जाएगी कि फ्रांस के लोग बाजार जाने से भी डरेंगे। और ये आईएस के लड़ाकों ने ये वीडियो में धमकी दी है और उस वीडियो में ये धमकी देते हुए नजर आए हैं। और ये सारी स्थितियों के बाद फ्रांस या कहें दुनिया जो तमाम स्थितियों में आतंकवाद के मद्देनजर कदम उठाने की दिशा में आईएसआईएस को लेकर लगातार चर्चा भी कर रही है। ये सारे सवाल बहुत बड़े हैं कि आईएसआईएस को लेकर कोई रणनीति है या फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में यह स्टेट फेल्योर है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन जनरल मेहता सबसे पहले आप ही से एक सवाल, क्योंकि आईएसआईएस इस वीडियो का भी जानकारी मिली नहीं है कि हमले के तुरंत बाद ये जारी हुआ है, उससे ठीक पहले का है, लेकिन इसी बीच का है। तो जिस तरीके से वीडियो आया है और उसमें धमकी भी दे दी गई है कि आप फ्रांस में लोग बाजार जाने तक से डरेंगे, ये मैसेज है बहुत बड़ा या एक फेल्योर है टेररिज्म को लेकर दुनिया की लड़ाई का? ये तो दोनों बातें हैं इसमें। जो मुख्य बात यह है कि आतंकवाद के विरुद्ध अभी तक संसार में यूनाइटेड नेशंस में कोई कॉम्प्रिहेंसिव और कंसेंशुअल उसके ऊपर कोई रेजोल्यूशन अभी तक पास नहीं हो पाया है। कल ही रात को हमारे प्रधानमंत्री जब वेम्बली में बोल रहे तो वो जगह जगह में ये बोलते हैं, क्योंकि ये जो कन्वेंशन है, जो कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन, इवन आई थिंक यूनाइटेड नेशन में भी कहा उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि पहली बात तो ये है कि आतंकवाद का एक डेफिनेशन होना चाहिए, कि अभी तक उसका डेफिनेशन नहीं है। तो जिस चीज़ का डेफिनेशन नहीं है उसके विरुद्ध आप किस तरीके से एक इंटरनेशनल ओपिनियन या इंटरनेशनल प्लान बना सकते हैं। तो इसलिए ये सबसे बड़ी कमी है आईएस के विरुद्ध जो प्लान अभी तक बना है। दूसरी बात यह है कि जो लोकल लेवल पर जो बात है, आईएस का सबसे बड़ा जो मोटिवेशन जो उनका है इस जब से वो कैलिफेट उनका बना है इराक और सीरिया में, वो मोटिवेशन बहुत आला दर्जे का है। लोग कहते हैं कि अल-कायदा के तुलना में अल-कायदा आईएस के अगर उसको तुलना किया जाए तो वो एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन की तरह है। तो जो उनका मोटिवेशन है और जो उनका बारबैरिटी है, जो रूथलेसनेस के साथ वो अपना एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं, उसकी भी कोई तुलना नहीं। हम एक मिनट इस पे ये सवाल जो है, खास तौर से आप आईएस का सवाल जो कह रहे हैं उसके ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट और उसके दूसरी तरफ क्रूरता पे भी जो आप आ रहे हैं, हम एक मिनट इस पे आए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये, जनरल मल्होत्रा, हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, क्या यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि कोई परिभाषा नहीं है टेररिज्म की, या टेररिज्म अभी भी कुछ डेवलप स्टेट के लिए एक टूल का काम करता है इंटरनेशनली कूटनीति के तहत? देखिए, क्यों हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म की? डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म की बात इसी वजह से कर रहे हैं जो सवाल आप उठा रहे हैं, कि हम उसको टेररिज्म को दहशतगर्दी की डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। पर डेफिनेशन क्यों हम यूनाइटेड नेशन में बात करते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि दिस इज़ अ फ्रीडम स्ट्रगल, ये लोग किसी देश के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तो ये टेररिस्ट नहीं है। इस किस्म की भिन्नता ला देते हैं वो दहशतगर्दी में। इस वजह से बड़ा सवाल है कि इसको डिफ़ाइन कीजिए, और ये मत कीजिए कि साहब क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रगल है, ये एक्सटर्नली मोटिवेटेड है। इस किस्म एक समान तो नहीं है ना दुनिया, हम समान बनानी है। अगर दहशतगर्दी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा मसला है जिसमें दुनिया ने इकट्ठे होकर करना, तो उसको समान बनाना। मैसेज है कि यूनाइटेड नेशंस के भीतर भी कहीं ना कहीं असमानता है। बिल्कुल है ही, बिकॉज आप दूर से बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान जैसी जगह में कुछ हो रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 9/11 होता है तो सडनली आपको ऐसा लगता है कि अल कायदा इज़ एन एनिमल जिसको हमने रिजॉल्व करना है। लेकिन
LET, HEM, ये एक ऐसे मुद्दे हैं कि चलिए इसका नाम ले लेते हैं या नहीं ले लेते। नवाज शरीफ साहब जब जाते हैं उधर तो आपकी भाषा बदल जाती है, जब मोदी साहब जाते हैं तो अलग भाषा हो जाती। पर मोटी बात यह है कि पेरिस ही क्यों चुना गया और ISIS को ही क्यों कह रहे हैं। और मेहता साहब ने एक दूसरा सवाल उठाया कि अलकायदा और ISIS की तुलना की। एक बड़ा मुद्दा यह है कि ISIS के पास एक टेरिटरी है, एक जगह है जिसको अपनी मानते हैं। अलकायदा के पास वो कहीं भी इट वॉज एन आइडिया। ये जो जगह है दे से ISIS, इसमें इकोनॉमी, इसमें ट्रेनिंग, इसमें ये सब कुछ ठीक ठाक चल सकता है। हम 1 मिनट उस पर आ रहे हैं। हमारे साथ चूंकि पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा भी जुड़ चुके हैं। राजीव डोगरा साहब, एक मैसेज ये है कि टेररिज्म की ऐसी किसी भी घटना को लेकर तमाम डेवलप स्टेट तुरंत रिएक्ट करते हैं। अमेरिका भी इस दौर में रिएक्ट किया। याद कीजिए तो अलकायदा को लेकर भी रिएक्ट किया था, लेकिन उससे पहले याद कीजिए तो यह भी बात आई थी कि खड़ा किसने किया, यह सवाल भी होता है। और अब एक यूनाइटेड नेशन की थ्योरी सामने आ रही है। सवाल यह है कि क्या ISIS या इस तरह के टेररिज्म को लेकर वाकई अलग अलग स्टेट्स अपने अपनी सुविधा के हिसाब से चल रहे हैं, यह माना जाए, या यह माना जाए कि कोई सहमति होने पर खतरा है? देखिए, आपका सवाल जुड़ा हुआ है जो पहले आप डिस्कशन कर रहे थे टेररिज्म की डेफिनेशन पे जी। उसमें मैं कुछ थोड़ा सा बता सकता हूं, क्योंकि 1980 की दशक में मैं यूनाइटेड नेशंस देखता था अपनी मिनिस्ट्री के लिए जी। और तब से हम जूझ रहे हैं कि टेररिज्म की डेफिनेशन होनी चाहिए। तब अमेरिका को कन्वीनियंट नहीं था, क्योंकि वो ओसामा बिन लादेन और बाकी सबको, हक्कानी ग्रुप वगैरह को सपोर्ट कर रहे थे सोवियत यूनियन के अगेंस्ट अफगानिस्तान में। पाकिस्तान पंजाब में और कश्मीर में टेररिज्म फैला रहा था। तो ना तब हमें सफलता मिली और ना दुनिया को अब सफलता मिलेगी, क्योंकि अब जो है बहुत और भी पेचीदा हो गया है मसला। सो टेररिज्म की डेफिनेशन में मल्लयुद्ध करने की जगह हम सिर्फ ये सोचें, जैसे किसी ने एक बार कहा भी था कि एनीथिंग विच हर्ट्स इज टेररिज्म, और टेररिज्म का मुकाबला करने के लिए जूझें। और इसके साथ जुड़ा हुआ है अब का आपका सवाल कि क्या टेररिज्म में भी भेदभाव है, जो गोरों को या पश्चिमी देशों को जब इफेक्ट होता है तो फिर दुनिया इकट्ठी हो जाती है। जब भारत या जैसे लेबनान में परसों 40 लोग मरे, किसी ने उस दिशा में कोई रिएक्शन अखबारों में नहीं एग्जैक्टली किसी सही है। हम एक मिनट हम जरा सा आपको रोक रहे हैं राजीव डोगरा साहब, क्योंकि हमारी एक लाइन मिल गई। चूंकि पेरिस से हमारे साथ हमारी रिपोर्टर जुड़ गई है, बीच बीच में वो कट जा रही थी टेक्निकली, लेकिन इस वक्त हमारे साथ लवीना हमारे साथ है। लवीना, वहां पर क्या रिएक्शन है राष्ट्रपति का, क्या रिएक्शन है वहां के सिटीजन्स का, और स्थिति क्या है वहां पर? अगर सबसे पहले मैं सिटीजन्स की बात करती हूँ और न्यूज़पेपर्स की बात करती हूँ, सारी हेडलाइन सही है ऑफ कोर्स, जैसा कि हम जैसा एक्सपेक्टेड है। और एक दहशत लेकिन एकता, दोनों ही चीजें एक साथ यहाँ नजर आ रही हैं। और यहाँ पूरी तरह से कोशिश चल रही है कि किसी भी तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ना रुके। जैसे एयरपोर्ट हो जहाँ हम इस वक्त हैं, हम देखने आए थे, हर तरह की फ्लाइट यहाँ बिल्कुल टाइम पर चल रही है। इंटरनली सारे ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से चल रहे हैं। फ्रांसिस ओलैंड ने, और ये दर्शाता है जो फ्रांसिस ओलैंड कहना चाहते हैं कि हम पूरी तरह से मर्सीलेसली लड़ाई करेंगे आतंकवाद के खिलाफ। इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, सारे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं फ्रांस के। इटली हाई अलर्ट पर है, बेल्जियम हाई अलर्ट पर है, क्योंकि ये सारे फ्रांस के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। और यहाँ जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा दिया गया है, चेक्स बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन इंटरनली सारी चीजें आमूमन टाइम पर चल रही है। हालांकि कुछ फ्लाइट्स हैं, जैसे कि अमेरिकन एयरलाइन, उन्होंने अपनी फ्लाइट्स डिले कर दी है। ब्रिटिश एयरवेज का कहना है कि अगर पेरिस ना जाना हो तो ना जाएं। इंटीरियर मिनिस्टर ने ये लोगों से दरखास्त की है कि अगर जरूरत ना हो तो बाहर ना निकलें, क्योंकि अभी पता नहीं है कि आगे भी कोई सीरीज ऑफ अटैक हो सकते हैं या फिर नहीं। अगर हॉस्पिटल्स की हम माने तो वहां पर खून की बहुत कमी हो रही है। लोग, लेकिन यही एकता की बात आती है कि लोग एकजुट होकर वहां पहुंच रहे हैं फिर भी अपना खून देने के लिए।
1500 मिलिट्री सैनिक मैदान पर उतरे हुए हैं और अस्पतालों से लेकर हर जगह कोशिश कर रहे हैं मदद करने की, और सही जो भी उनसे मदद बन पड़ती है वो कर रहे हैं। विजिलेंस है, ऑफ कोर्स हाई अलर्ट तो है ही, और लोगों को हमने कहा कि बाहर ना आने की उन्होंने दरखास्त दी है जहां तक हो सके। फिर भी अगर जरूरत है तो ये दिखाया जा रहा है कि हम आपसे डरेंगे नहीं, हम अपना काम करते रहेंगे। अब ऐसा लगता है कि पहले जब शार्ली हेब्डो हुआ था और हमने कवर किया था, तो हमने के दिल में एकता की भावना थी कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, और पूरा यूरोप आकर मार्च किया था फ्रांसिस ओलैंड के साथ। इस वक्त अब लगता है कि यूरोप अब फिर एकजुट होगा, लेकिन सिक्योरिटी के ऊपर इन्हें और काम करना पड़ेगा, क्योंकि शार्ली हेब्डो के बाद इस तरह से इतनी दहशतगर्दी वाला एक अटैक हो जाए, ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस लैप्स जरूर दिखाता है। लेकिन हाल फिलहाल जहां तक पेरिस के लोगों का सवाल उठता है, वो एकजुट होकर खड़े हैं, किसी भी तरह की जो मदद है वो लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। जहां स्पॉट्स हैं, जैसे 6 जो स्पॉट्स हैं जहां पर ये सारे अटैक हुए हैं, वहां फॉरेंसिक टीम अपना काम कर रही है, और ये एस्टैब्लिश हो ही चुका है कि ISIS के जरिए ये अटैक कराया गया। और कुछ चीजें ये भी निकल के आई हैं कि जो आई विटनेसेस थे जो वहां मौजूद थे, उन लोगों ने बताया कि कई लोग जो नकाबपोश आए थे उनमें से फ्रेंच बोल रहे थे, यंग थे, और कह रहे थे कि ये फ्रांसिस ओलैंड की वजह से है, क्योंकि उन्होंने सीरिया में में मदद भेजी। तो ये इनको दिखाना था कि हम करेंगे तो हम आपको रिटेलिएट करेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी खबरें बाहर आ रही हैं। लोग, एम्बेसीज अलग अलग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर अपने सिटीजन्स को एक हॉटलाइन दी है, ब्रिटेन ने हॉटलाइन दी है कि अगर कोई मदद की जरूरत हो तो उस पर कॉल किया जाए। लवीना, हम आपके पास आते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है जिस तरीके से सिटीजन्स की सुरक्षा इसके मद्देनजर, लेकिन इन सब के बीच यह भी खबर है कि G20 में बैठक में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रपति ओलांदो नहीं जा रहे हैं, बल्कि अब फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं, वो देश में ही रहेंगे। ये मैसेज उन्होंने कन्वे किया। जिन जगहों पर हमला हुआ है उस जगह पर खास तौर से सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई, और पूरे पेरिस में अलग अलग जगहों पर जो खास तौर से, जैसे स्टेड डी फ्रांस जो कि स्टेडियम था जहां 3 धमाके हुए, उस जगह के दृश्य, ये अपराध के दृश्य आप देख रहे हैं। दूसरा धमाका चूंकि स्टेडियम के ठीक बाहर मैकडोनल्ड में धुएं पे, वहां पर पार्क जुल्स री में था, वहां पर ये 2 धमाके किए गए। रूडे शरण जो कि स्टेडियम के पूर्व का इलाका था, वहां पर एक धमाका हुआ। इसके अलावा ली पेटी कंपोज में भी धमाका हुआ, वहां पर 15 लोग मारे गए। ये अलग अलग जगहों पर जो आप देख पा रहे हैं मानचित्र में, यह पेरिस के मानचित्र में अलग अलग जगहों पर, और सुरक्षा बंदोबस्त पूरे पेरिस में ही नहीं बल्कि पूरे फ्रांस ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सील की गई हैं, इमरजेंसी लगा दी गई है। और इन सब के बीच राष्ट्रपति ने कुछ देर पहले जिस जिक्र किया, उसने कहा है कि यह युद्ध की घोषणा वाला कदम इसे बताया है, और उन्होंने कहा है कि यह योजना विदेश में बनाई गई, लेकिन इसके लिए मदद फ्रांस में बैठे तत्वों ने भी की। इसकी इतने प्लान वे तरीके से जनरल मल्होत्रा, ये मैसेज क्या है इस तरीके से हमला, वो भी पेरिस जैसी जगह पर? 2 चीजें, पेरिस ही क्यों, अब क्यों, और इस तरह क्यों? बिकॉज अगर सबूत देना ISIS ने कि वो कहीं भी हमला और किसी भी स्केल पे कर सकते हैं, तो उनको इस किस्म की प्लानिंग की ज़रूरत थी। और 8 आदमी जो अपने आप को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हैं, इतनी मेटिकुलसली प्लान किया गया। 2 नेशनल टीम्स खेल रही हैं, जर्मनी और फ्रांस की। प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस उधर है और फॉरेन मिनिस्टर जर्मनी उधर है। सिंबॉलिकली ये जगह चुनी गई। उसके इर्द गिर्द जो भी ऐसे इलाके हैं जहां मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन हो सकती है वो चुना गया। उनको हथियार वगैरह मुहैया कराए गए, उनकी एंट्री उधर होने दी गई। फ्राइडे चुना गया जब लोगों को तनख्वाहें मिल चुकी हैं उस हफ्ते की, और उन लोगों ने प्लान किया हुआ है कि क्या करना। दूसरी चीज़, हम सिर्फ फ्रांस और पेरिस को देख रहे हैं, पर मेंटली जो ISIS प्लान कर रहा है, वो प्लान कर रहा है दुनिया में दहशत फैलाने की, कैलिफेट इन द वर्ल्ड, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। कौन से ऐसे देश हैं जो इसके साथ लड़ सकते हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्रीज। तो अगर आपने अमेरिका जाना है, या तो आप पैसिफिक ओशन के थ्रू जाएंगे, या अटलांटिक ओशन के थ्रू जाएंगे, या जहाज से जाएंगे। तो अगर उधर पहुंचना है तो फ्रांस के बाद सीधा आप यूके इंग्लिश चैनल से पहुंच सकते हैं, और यूके के बाद अमेरिका में जाना उतना आसान हो जाता है। तो आप जब दहशत क्रिएट करते हैं तो मेंटली पॉलिटिकल लीडर्स को सोचना शुरू कर देते हैं कि फुटप्रिंट इन्होंने एक छोटी सी जगह की जगह बड़ा कर दिया, और एक मेट्रोपोलिस चुना।
पेरिस जो कैपिटल नहीं, है इसका फ्रांस मतलब नहीं, जनरल मतलब एक मिनट, अलकायदा का जो अटैक 9/11 का था और अब जो ये अटैक हुआ है, क्या ये माना जाए कि जो आपने अचानक झटके में बोला क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन का जो जिक्र किया, क्या वही दिशा है इसकी भी? बिल्कुल आप वही ऐसा दिशा। मैसेज कन्वे कर रहे हैं? बिल्कुल वही दिशा। वही दिशा बिकॉज है। एक बड़ा फर्क अलकायदा और आईएसएस में ये है कि आईएसएस के पास एक टेरिटरी, एक ग्राउंड है जहां ये सब कुछ हो सकता है। जैसे हम अपने इलाके में कुछ भी कर सकते हैं, अलकायदा के पास मेंटल स्पेस जरूर थी, लेकिन इस किस्म की कोई टेरिटरी नहीं थी जहां खुलेआम ये सब चीज़ों की तैयारी की जा सके। और ये एक मूवमेंट है, बिकॉज उनके पास एक अलग 1000 किस्म के और सॉफ्ट स्टेट्स हैं जहां वो जा सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट स्टेट में नहीं जा रहे। वो इन इलाकों में जा रहे हैं जहां क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बिल्कुल शामिल नहीं। अब ठीक है, इससे पहले जिक्र हो रहा था कि बेरूत में ये हमला होता है कुछ जगहों पर, या थर्ड वर्ल्ड में हमला होता है तो वो उस रूप में सनसनीखेज तरीके से दुनिया के साथ वर्ल्ड रिएक्ट नहीं करता है उस पर, लेकिन पश्चिमी देशों पर होता है हमला। क्या ये माना जाए कि आईएस अगर है, फुल फ्लेजेड हम नहीं कह पा रहे हैं अभी भी कि आईएस है जो जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, लेकिन आईएस या अलकायदा या इन स्थितियों के बीच टारगेट अमेरिका है? नहीं, देखिए, आईएस का लिमिटेड ऑब्जेक्टिव है अभी के लिए। आईएस का ऑब्जेक्टिव है कि जो सुन्नी स्टेट्स हैं ये टारगेट कर रहे हैं, उनका टारगेट है मक्का और मदीना, जेरूसलम नहीं है। वो जो सुन्नी स्टेट्स हैं, सऊदी अरेबिया खासकर, उनका जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, जो अरब मोनार्कीज हैं, जो सुन्नी स्टेट्स हैं, उनको डिस्टेबलाइज। सभ्यताओं के टकराव को नहीं मान रहे हैं? नहीं मान रहे। अभी के लिए ये अंदरूनी युद्ध है इस्लाम के बीच में, जिसमें ये जो कट्टरपंथी आईएस की आइडियोलॉजी है, सलाफी आइडियोलॉजी जो है, ये वहाबी नहीं है, ये उससे भी आगे की सलाफी। तो इसको लेकर अरब वर्ल्ड को ज़्यादा चिंतित होना चाहिए? नहीं, तो उनके ऑब्जेक्टिव भी तो देखने हैं, उनके स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं ये। उन्होंने उनके अगर आप किताबें पढ़ें जो आईएसआई के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें ख़ास ये 2 बातें उसमें लिखी हुई हैं। पहली बात है कि ये जो मक्का और मदीना को वो अप्रूव करना चाहते हैं, और जो उनका जो शरिया का नहीं, आप जो बात कह रहे हैं, एक मिनट जनरल मेहता साहब, ये जो वहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स बतलाते हैं उसमें बतलाते हैं कि पिछले दिनों 3000 लोग यूरोप से शामिल हुए आईएसआई में, लेकिन उसमें से 1410 फ्रांस के थे। नहीं, हम खाली जो एंट्री हो रही है आईएसआई में, हम 2 बातें कर रहे हैं। हम आईएस, आपने मेरे से सवाल पूछा नहीं, हम उसमें कि आईएसआई का ऑब्जेक्टिव अमेरिका Exactly. नहीं, अमेरिका नहीं है अभी। आईएस का ऑब्जेक्टिव लोकलाइज्ड है विद इन द इस्लामिक वर्ल्ड, जो कि अरब मोनार्कीज हैं। तो ये मैसेजेस क्या थे जब कहा गया कि हम बदला ले रहे हैं फ्रांस से, सीरिया पर वो ना देखे, अटैकर्स की आवाज जो थी? वो अपनी कैलिफेट को एक्सपेंड करना चाहते हैं। वो सीरिया, अभी तक इराक और सीरिया उसकी टेरिटरी में है। अभी जो युद्ध कोलिशन बना है आईएस के विरुद्ध, उस कोलिशन में अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा ने रोक दिया है, फ्रांस है उस कोलिशन में, इराक है, सऊदी अरेबिया है, कतार है। लेकिन ब्रिटेन चाहता था कि सीरिया में एयर अटैक किया जाए, पार्लियामेंट ने इजाज़त नहीं दी। ब्रिटेन चाहता था कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए, पार्लियामेंट ने इजाज़त नहीं दी। और सबसे बड़ा खतरा जो अभी माना जाता है, अमेरिका की सहमति क्यों हुई इस पे अटैक को लेकर? क्या, किसकी सहमति? अमेरिका ने सहमति ज़्यादा अटैक किया जाना चाहिए। तो अमेरिका कहाँ, ज्योग्राफिकली कहाँ है अमेरिका की लोकेशन? अमेरिका की लोकेशन, अगर ये तो ज्योग्राफी का मामला है ना, ज्योग्राफी को अगर आप देखें तो ज्योग्राफी के लिहाज से जितने भी फॉरेन, हम एक मिनट वो तस्वीरें दिखला रहे हैं स्क्रीन पर, जो कंसर्ट हॉल जहां पर था, और देखिए किस तरीके से वहां पर जो वहां पर बंधक बना के जो मारा गया है। ये तस्वीर, ये वो सी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो कि कंसर्ट हॉल के भीतर था, और वहां पर सबसे ज्यादा 80 से 100 लोग मारे गए हैं। कंसर्ट चल रहा था, और ये वाकई है कि जो फ्राइडे
नाइट होती है वो एक लिहाज से, क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे छुट्टी का दिन, संडे छुट्टी का दिन, 5 डे वीक, और ये एक स्थिति थी वहाँ पर कंसर्ट हॉल के भीतर सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में जो लोग मारे गए और जिनको निशाना बनाया गया। ये वहीं की तस्वीरें हम सीधे आपको जो देख पा रहे हैं, वहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं, ये एक भयावह तस्वीर जो बतलाती है कि किस तरीके से वहाँ पर कंसर्ट हॉल में क्रूरता के साथ गोलियां चलाई गई। 80 से 100 लोगों की मौत यहीं पर हुई। राजीव डोगरा साहब, हम चाहते हैं कि जरा इसमें एक तरफ मुंबई का हमला जो हुआ उसमें भी कमोवेश इसी तरीके से ताज होटल में घुसकर जो मारा गया, डाइनिंग हॉल में वहां पर घुस के जिस तरीके से गोलियां चलाई गई, लेकिन हमारा सवाल यह है क्या ये अलकायदा के आगे की स्थिति है या वाकई जो जनरल मेहता जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये अब एक अंदरूनी लड़ाई अभी अपनी लड़ रहा है, ये इंटरनेशनली अलकायदा की तर्ज पर नहीं आया? देखिए, आपने बड़ी गंभीरता से कंपैरिजन किया 26/11 का, पर कई चैनल्स और भी डेप्थ में जा रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि फ्राइडे को हुआ, कोई कह रहे हैं 4-5 जगह निशाने हुए, तो सब चीज़ें सिमिलर हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि सिमिलैरिटी से हटकर अगर कंपैरिजन की तरफ जाए तो कंपैरिजन में 2-3 चीज़ें आएंगी। सबसे पहली बात यह है कि किसी चैनल ने इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दी कि एक रशियन एयरक्राफ्ट को भी उड़ाया गया था कुछ दिन पहले, और वो क्यों उड़ाया गया था? क्योंकि रशियन इंटरवेंशन शुरू हो गई थी। हम तस्वीरें कुछ जरा सा दिखला दें, उसको जनता को जानकारी दे दें जो दर्शक जुड़े हुए हैं। दरअसल ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जिस वक्त हमला हुआ, और देखिए किस तरीके से कंसर्ट हॉल की ऊपर की खिड़की रोशनदान से लोग नीचे कूदना चाह रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, उसमें किसी तरह बाहर निकल जाएं, गोलियां अंदर जो चल रही थी। ये वो तस्वीरें, भयावह तस्वीरें जो थी, ये वो कंसर्ट हॉल की तस्वीरें थी, और ये दूसरी तरफ फुटबॉल ग्राउंड की। अपनी बात पूरी करें राजीव डोगरा साहब। फिर कोई ब्रेक ना हो जाए। तो सीरियसली अगर सीरियसली इस इशू को देखा जाए तो 2 चीजों से देखना चाहिए कि इतनी जल्दी उन्होंने रशियन एयरक्राफ्ट को अटैक किया, तो इसका मतलब कैपेबिलिटीज उनकी सीरिया और इराक से हटकर दूसरी जगह भी हैं। इतनी जल्दी उन्होंने, जब से रिज्यूम्ड अमेरिकन बॉम्बिंग शुरू हुई है आईसिस के अगेंस्ट सीरिया में, अटैक कर दिया फ्रांस में। आपका एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ था कि क्यों फ्रांस को क्यों चूज किया? उसके लिए क्योंकि 1500 से ज्यादा आईसिस के रिक्रूट पूरे यूरोप में 1500 से ज्यादा सिर्फ फ्रांस से थे, और 5000 के करीब स्लीपर सेल्स हैं जो टेरर सिंपथाइजर्स हैं, चाहे आईसिस के हों या अलकायदा के हों या दूसरी जमात के हों। तीसरी चीज जो किसी भी चैनल ने नहीं सोची कि 1960 से लेके जब पहला अटैक हुआ था, सुसाइड अटैक चार्ल्स डिगॉल के अगेंस्ट, एक सीरीज ऑफ टेरर अटैक्स हुए हैं, चाहे वो कार्लोस द जकाल हो या इनका कॉर्सिकन रेजिस्टेंस हो जी, या रेड ब्रिगेड हो। तो फ्रांस में एक हिस्ट्री रही है टेरर अटैक्स की। चार्ल्स हेब्डो के कुछ दिन बाद एक और अटैक हुआ था, तो मेरे को यह भी लगता है कि यह मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई है, हो सकता है कोई और अटैक हो, और इनकी क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है दिसंबर 6 को, उसके ऊपर वो कुछ ऐसा करना चाहें कि वो कॉन्फ्रेंस ना हो। सो कई चीजें हैं जो मुश्किलें अभी शुरू हुई हैं, खत्म नहीं हुई हैं। पर एक मैं आपको ध्यान रखना चाहता हूं कि कंपैरिजन की जहां बात हो रही थी, तो फ्राइडे और ये और वो, उससे हटकर ये हम सोचें कि फ्रांस का रिएक्शन क्या था और इंडिया का क्या था। 2 महीने हम यही सोचते रहे कि स्टेट एक्टर है या नॉन स्टेट एक्टर है। 3 दिन हमको लगे वो सफाया करने में। हम भारत के संदर्भ में आ रहे हैं राजीव डोगरा साहब, भारत के संदर्भ में आ रहे हैं, क्योंकि भारत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, आने वाले वक्त में कितनी मुश्किल होगी भारत को, जो टेररिज्म का सवाल खड़ा भी कर रहा है और टेररिज्म को लगातार भुगत भी रहा है, और पड़ोसी देश के जरिए टेररिज्म के सवाल को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अनदेखा भी इसी दौर में किया जा रहा है।